नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के ये समावेशी शिक्षा का अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि पहला प्रश्न है कि निर्देशन के दो उपकरणों को बताइए। तो निर्देशन के दो उपकरण निम्न हैं। पहला है अवबोधन और दूसरा है परीक्षण। अगला प्रश्न है डायट की स्थापना के दो उद्देश्य बताइए। तो डायट की स्थापना का महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्न है। पहला है प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों एवं कार्यक्रमों को निचले स्तर पर सफलता के लिए शैक्षिक एवं स्रोतपरक सहायता प्रदान करना। दूसरा है जिले की प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों के सेवित क्षेत्रों, अध्यापकों, निरीक्षकों आदि की समस्याओं का ध्यान रखते हुए सहायता एवं निर्देशन प्रदान करना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निदान शब्द से क्या आप समझते हैं। तो शिक्षा में निदान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें शैक्षिक कमजोरियों तथा समस्याओं को ज्ञान किया जाता है और समस्या के निदान के बाद उपचारात्मक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न होते हैं। तो जो बालक सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालक से कम होते हैं वे वंचित बालक कहलाते हैं। ये विभिन्न प्रकार की सुविधाओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक से वंचित रह जाते हैं। इन सुविधाओं के अभाव में उनका विकास सामान्य बालकों के समान नहीं हो पाता और उसके विकास में गतिरोध आ जाता है। और जो बच्चे निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति में असफल रहते हैं और सामान्य छात्रों से पीछे रहते हैं, इन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। शिक्षा के संबंध में इसका अर्थ है कि छात्र जब अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में ना होकर पीछे रहता है तो उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़ेपन का संबंध शैक्षिक समस्याओं से है, जबकि अंकगणित का संबंध सुविधाओं से वंचित होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। अगला प्रश्न है कि टीएलएम से आप क्या समझते हैं। तो टीएलएम से तात्पर्य है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि बुद्धि लब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या है। तो बुद्धि लब्धि जो है तो बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में किसी बालक की वास्तविक आयु से तात्पर्य उस आयु से होता है जो उसकी बुद्धि परीक्षण देते समय होती है। चूँकि किसी व्यक्ति के बुद्धि का विकास सामान्यतः 16 वर्ष तक पूर्ण हो चुका होता है, इसीलिए बुद्धि परीक्षण में संबंध में 16 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति की वास्तविक आयु 16 वर्ष मानी जाती है। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वह अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक क्षमता अक्षमता होती है और भाषा, संस्कृति, पारिवारिक और पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा ना कर सके। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बताइए। तो मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहला है बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है और दूसरा जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती हैं। स्मृति का विस्तार और ध्यान का विस्तार कम होता है। अगला प्रश्न है कि वंचन का क्या अर्थ है। तो वंचन है जीवन की वह ऋणात्मक दशा है जो क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, किसी भी चीज़ से रहित।
अगला प्रश्न है कि समस्यात्मक व्यवहार के कौन से कारण हैं। तो पहला है आनुवांशिक कारण। तो आनुवांशिक के अंतर्गत बुद्धि दुर्बलता आती है, विरासत में मिले हुए दुर्व्यसन होता है। और दूसरा कारण है शारीरिक कारण, जिसमें बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना। तीसरा कारण है संवेगात्मक कारण, उसमें होता है अंगूठा चूसते हैं बालक, बिस्तर गीला कर देते हैं और चिड़चिड़ापन होता है उनमें। और चौथा जो कारण है सामाजिक कारण होता है, इसमें कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देखरेख का अभाव और माता पिता के मध्य टूटते हुए संबंध और बड़े सदस्य की बुरी आदतें आदि होती हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक निर्देशन का अर्थ है कि सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सिखाना होता है। अगला प्रश्न है छात्रों का निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों के नाम लिखिए। तो लिखा है पहले कि निर्देशन प्रदान करने वाली निम्न 5 विधियां हैं, जिसमें के अंतर्गत पहला है व्यक्तिगत तालिका सेवा होती है, दूसरा है सूचना सेवा, तीसरा है परामर्श सेवा, चौथा है स्थापन सेवा और 5वां है अनुवर्तन सेवा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उन्हें कौन होते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं बुद्धिलब्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है वह प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं और कुछ बालकों की बुद्धिलब्धि 180 से 190 तक हो सकती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अपवंचित बालक कौन होते हैं। अपवंचित बालक जो होते हैं जिन्हें सुविधाएं ना मिल रही हो जो उन्हें मिलनी चाहिए अथवा जो उनकी श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही हो, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित बालक तथा भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग के कारण अपवंचित छात्र। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। तो अभी ऊपर बात किया गया है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धिलब्धि 120 से अधिक होती है वह प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं और कुछ बालकों की बुद्धिलब्धि 180 से 190 तक होती है। अगला प्रश्न है कि दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो दृष्टिबाधित बालकों की जो शिक्षा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि ये बालक दृष्टिबाधित होते हुए भी समाज में समुचित समायोजन स्थापित कर सकें। दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित अभिव्यक्ति के रूप में ब्रेल लिपि यानी कि महान उपलब्धि है और 6 विभिन्न उभरे हुए बिंदु संकेतों के माध्यम से ब्रेल लिपि मोटे कागज पर अंकित की जाती है और दोनों हाथों की अनामिकाओं के अग्रभाग से बिंदु संकेतों को स्पर्श करके अक्षर संकेतों को जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि बुद्धिलब्धि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो बुद्धिलब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। कोलबर्ग और ब्रूस के अनुसार बुद्धिलब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता किस गति से विकास हो रहा है और जैसे किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि 125 होगी। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। तो विशिष्ट बालकों की जो प्रमुख विशेषता है कि वे कक्षा के सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजन नहीं हो पाते हैं। यह बालक प्रतिभावान भी होते हैं और मंदबुद्धि भी होते हैं। विशिष्ट बालकों की निम्न विशेषताएं होती हैं, इनमें भिन्नता होती है, विचलन होती है, आयाम होता है और नियमित शिक्षण होता चाहिए। और अगला प्रश्न है कि सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं 2 परीक्षणों के उल्लेख कीजिए।
तो ये परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाब्दिक, दूसरा अशाब्दिक, तीसरा है शाब्दिक अशाब्दिक। सामान्य सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण एवं गणित सृजनात्मक परीक्षण होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला है निम्न सामान्य बुद्धि और दूसरा है परिवार का वातावरण। इसके अतिरिक्त शारीरिक दोष, वंशानुक्रम, परिवार की निर्धनता आदि का कारण भी हो सकता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। तो समस्यात्मक बालक वह बालक होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है, जैसे कि चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले बालक। अगला प्रश्न है कि बाल अपराध रोकने हेतु 2 प्रमुख उपाय बताइए। पहला है कि बाल अपराध जो होता है घर, विद्यालय तथा समाज में बालकों की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, अपराधियों के संगत से दूर रखना और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उनके साधन को जुटाना बाल अपराध रोकने हेतु आवश्यक है और अभिभावकों को भी इस पर हेतु निर्देश दिए जा सकें। अगला प्रश्न है निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषा दीजिए। तो जो है निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक इन समस्याओं का स्वयं सुलझा सके। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। तो समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों से अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा भिन्न होती है और इस शिक्षा में ऐसे घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। अगला प्रश्न है परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो डॉक्टर जुएल के अनुसार परामर्श एक प्रकार का राय देना होता है जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निर्देशन एवं परामर्श में 2 प्रमुख अंतर बताइए। तो निर्देशन एवं परामर्श में 2 प्रमुख अंतर निम्न हैं। पहला है निर्देशन सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि जो परामर्श एक ही समय एक ही व्यक्ति के लिए उपलब्ध होता है। और अगला है निर्देशन में व्यक्ति को समस्या समाधान योग्य बनाया जाता है, जबकि परामर्श के माध्यम से व्यक्ति को आत्म निर्देशन हेतु सक्षम बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक समावेशन से आपका क्या आशय है। तो शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जा सकता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होती हैं, अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक एवं प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों का युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है मानसिक रूप से मंद बालक किसे कहते हैं। तो मानसिक रूप से मंद बालक का अर्थ है औसत से कम मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता मंद बच्चों की बुद्धिलब्धि सामान्य बालकों की बुद्धिलब्धि से कम होती है, अतः उनमें विभिन्न मानसिक शक्तियाँ कम विकसित होती हैं और इन्हें अधिगम अक्षमता वाले बालक भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है तो दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। तो दृष्टिबाधित बालकों में निम्न विशेषताएं होती हैं। पहली है दृष्टिबाधितों की मानसिक योग्यता। ये बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि में सामान्य बालकों से कम नहीं होती हैं। दूसरा है दृष्टिबाधितों की भाषा में विकास, ये भाषा दोष नहीं होती हैं और सुनना तथा बोलना इनकी प्रमुख कौशल होता है। और तीसरा है दृष्टिबाधितों के सामाजिक एवं समायोजन संबंधी कार्य
इनमें व्यक्तित्व की समस्याएं आंतरिक नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है कि निर्देशन को परिभाषित कीजिए। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। अगला प्रश्न है कि परामर्श में सहयोग देने वाली किन्हीं 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो पहला है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। तीसरा है कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, और चौथा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है कि समावेशी बालकों का अधिगम जानने हेतु प्रयोग किए जाने वाले 2 उपकरणों के नाम बताइए। तो पहला है बुद्धि लब्धि परीक्षण, दूसरा है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और तीसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए। तो ऐसी शिक्षा जिनमें छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वह अपने जीवन को सफल बना सकें। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। तो शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनर्वास करना होता है। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा किस प्रकार के बालकों पर अपनाई जाती है। तो इस प्रकार की जो शिक्षा है कार्यशील बच्चों, निम्न जाति के बच्चों आदि पर अपनाई जाती है। अगला है कि शैक्षिक समावेशन का क्या अर्थ है। तो शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं। अगला प्रश्न है कि समावेशी जो बालक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो वह बालक जो अपनी किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं होता है, वह समावेशी बालक की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे बालक जिनका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास सामान्य बच्चों की तुलना में अलग होती है और वह विशिष्ट बालक कहलाते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।